डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह और आज बात ऐसे ही हौसलों की जिन्होंने सफर में मिलने वाली चुनौतियों से, ठोकरों से हार नहीं मानी। देश के सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण एग्जाम में से एक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एक ऐसी परीक्षा जिसे दुनिया की सबसे चैलेंजिंग परीक्षा में से एक माना जाता है। अपने एक्सटेंसिव सिलेबस, इंटेंस कंपटीशन और रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के चलते ये सिर्फ चैलेंजिंग और एक तरह से वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन तो है ही, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करना न सिर्फ कई युवाओं के लिए बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक बहुत बड़ा एस्पिरेशनल गोल होता है। हर साल लाखों अभ्यर्थियों को पछाड़कर कुछ ही युवा इसे क्रैक करने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं और वो लोगों के लिए प्रेरणा और मिसाल बनकर सामने आते हैं। और ऐसे ही तीन खास नाम, टॉप 10 में से 3 टॉपर्स आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे इन टॉपर्स ने की परीक्षा की तैयारी और किन चुनौतियों को पार करके पूरा किया अपना सपना। हमारे साथ हैं यूपीएससी सीएससी रैंक 1 शक्ति दुबे। शक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं यूपीएससी सीएससी रैंक 4 शाहमर्गी चिराग, जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाहमर्गी चिराग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ यूपीएससी सीएससी रैंक 9 आदित्य विक्रम अग्रवाल स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और इस बार आपको बता दें कि टॉप 5 में 3 महिलाएं हैं और टॉप 10 में 5 महिलाओं ने परचम लहराया है, जिनमें से 2 आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये वो चेहरे हैं जो किसी परिचय का मोहताज आज के समय में नहीं है, लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे की जो कहानी है वो अलग अलग बैकग्राउंड दिखाती है। इनके अपने स्ट्रगल्स हैं, अपने कुछ यूनिक रास्ते हैं, अपना अलग सफ़र है और इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि आखिर ये रास्ता, इस सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। और एक तरह से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कोइंसिडेंस भी है कि आप तीनों का ही ये 5वां अटेम्प्ट था। जी। तो 5वां अटेम्प्ट था, 4 बार। ऐसा क्या हुआ? क्या उससे सीख मिली या उसे फेलियर के तौर पर देखा? बहुत कुछ समझेंगे। शक्ति, मैं जानती हूँ कि तब से आप इस बात को जवाब देते देते मुझे लग रहा है काफी बार जवाब दिया, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर जी। 4 अटेम्प्ट हो गए थे, 5वां अटेम्प्ट जी। जब रिजल्ट के लिए चेक करने के लिए क्लिक किया, क्या लगा था, क्या सोचा था? पहले तो मुझे मेरा रोल नंबर याद नहीं था, सो मैं सोच रही थी रोल नंबर सर्च करते हैं, देन आई जस्ट गो फॉर सर्चिंग इट। तो मैंने अपना रोल नंबर निकालने की कोशिश कर रही थी, तब तक मुझे अपना नाम दिखा। मुझे लगा शायद मैं किसी एक बीच के पेज पे हूँ, बिकॉज आई नेवर, मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि शायद ये पहला ही पेज है। फिर मैंने स्क्रॉल करके साइड में देखा, वहाँ 1 लिखा हुआ था। उस वक्त मुझे कॉल आया तो कहा गया कि शक्ति कैसा रहा, तो मैंने कहा मेरा नाम रैंक 1 के सामने लिखा है, मुझे लग रहा है ये फेक पीडीएफ है। तो फिर मुझे कहा गया नहीं, आप अपना रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। और उससे फिर मुझे फाइनली विश्वास हुआ कि वो मेरा ही नाम था और 5-6 सालों की ये जो मेहनत थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है। कौन था उस समय आपके आसपास? मैं यहाँ पे एक्चुअली अभी वर्क करती हूँ एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैं यहाँ अकेले ही रह रही थी पीजी में, गर्ल्स पीजी में। तो मैं अकेले अपने रूम में बंद सुबह से, क्योंकि पता था आज रिजल्ट आने वाला है, सो बहुत डरी हुई थी और बहुत बार ये सोच रही थी क्या हुआ अगर पिछली बार की तरह इस बार भी नाम नहीं हुआ लिस्ट में। तो मैं अकेले ही थी उस वक्त। तो वो जो एक मोमेंट है वो मेरा, वो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रह जाएगा। जिस वक्त कोई नहीं था, अकेली मैं थी, एक मोमेंट पे हार रही थी और दूसरे ही मोमेंट पे मैंने फिर जीत देखी। थोड़ा सा और गहराई में जाइए। क्या आपको जब पता लगा नहीं ये पहला नाम मेरा ही है, क्या आंखों में आंसू आए या खुशी से मुस्कान आई? पहले आपने मम्मी पापा को फ़ोन मिलाया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा और बताइए। जब मैं कंफर्म हो गई कि वो मेरा ही नाम है, तो एक मोमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक्ड, बिकॉज मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कांग्रेट्स करके और AI1। तो पहले तो मुझे मोमेंट लगा कि खुद को रियलाइज़ करने का कि ये हो गया है। फिर मैं थोड़ी देर वो खुशी के आंसू कहो, सुकून के आंसू कहो, वो थे। फिर मैंने सबसे पहला फ़ोन पापा को मिलाया, तो पापा को मैंने कॉल किया और मैंने कहा पापा रिज़ल्ट आ गया। एंड क्योंकि मेरी आवाज़ कांप रही थी, मैं रो रही थी, तो उन्हें ये लगा कि नहीं हुआ इस बार भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो, होता है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। तब मैंने पापा से कहा पापा नहीं पापा हो गया। तो इसलिए हो गया मतलब, तो मैंने कहा इस बार क्लियर हो गया एग्ज़ाम और रैंक 1 है। तो तब मैंने पापा को बताया था। बिल्कुल जी। तो सोचिए कितना खुशनुमा वो पल रहा होगा शक्ति के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके दोस्तों के लिए। मैं शाहमर्गी आपसे समझूं तो जैसे मैंने कहा कि 5वां अटेम्प्ट आपका भी, 4 बार आप लोगों ने देखा कि किस तरह के उतार चढ़ाव देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुंचे। आपका पहला रिएक्शन क्या था? कभी सोचा था कि टॉप 5 में मेरा नाम होगा? मैम, जैसे शक्ति ने कहा, आई लाइक टू से कि फीलिंग सिमिलर ही होती है, एंजाइटी बिल्कुल होती है, जैसे सारे एस्पिरेंट्स को होती है वैसे ही जो टॉप में आते हैं उनको भी होती है।
और मैं बहुत एंग्शियस थी क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, वो चल चुका था कि कभी भी आ सकता है अब। तो मैंने मेरे एक क्लोज फ्रेंड को फ़ोन किया कि आप प्लीज़ आ जाइए, ये एंग्जाइटी अब मुझसे हैंडल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। एंड जब एज शक्ति ऑल्सो मेंशन कि जब मैंने पीडीएफ देखी और फर्स्ट पेज पे मेरा नाम देखा तो मुझे लगा ये फेक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। लिस्ट में नाम आना अलग चीज होती है और टॉप 5 में या टॉप 10 में या टॉप 50 में भी आना बहुत बहुत ही अलग चीज होती है। तो वो जब मैंने नाम देखा तो पहले खुशी के बदले रिलीफ था कि ये प्रोसेस अब हमारे लिए अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। तो जैसा अभी शाह मर्गी ने भी कहा कि एक सफलता पाना अलग बात है आदित्य, लेकिन टॉप 10 में जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार भी करीब करीब 10 लाख लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया, करीब 5.25 लाख लोग जो प्रीलिम्स के लिए बैठे। उसके बाद हमने देखा किस तरह से वो आंकड़ा 30,000 के अंदर होता हुआ करते करते फिर 2,000 और आखिर में 1,009 लोगों का सिलेक्शन। आपका रिएक्शन क्या था और आपने क्या सोचा था 5वें अटेम्प्ट में? हाँ, मैंने एक्चुअली 3rd और 4th अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था, तो तब मेरा नहीं हुआ था। 4th अटेम्प्ट में तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी, तो जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था 4th अटेम्प्ट में तो मैं काफ़ी रोया था और उसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मैंने भगवान से कहा था कि अब जो होगा ठीक है, 5वें अटेम्प्ट में अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था उस दिन एंग्जाइटी तो हो ही जाती है। मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया हुआ था, परिवार के साथ सब बैठे थे। मैंने कहा था मैं रिज़ल्ट नहीं देखूंगा, जब रिज़ल्ट आएगा आप ही देखना, बता देना। तो जब रिज़ल्ट आया, दोस्त ने देखा, कोने में जाके देखा, वो चिल्लाने लगा, तो समझ में आ गया था हो तो गया है। लेकिन जब उसने कहा कि AIR 9 आया है तब सब लोग चिल्लाने लगे। लेकिन एक बार वही जैसे इन्होंने कहा कि लगा फेक PDF तो नहीं है। फिर 3-4 और PDF देखा, सही PDF था, रोल नंबर मैच किया, फिर काफ़ी चिल्लाए, काफ़ी खुश हुए, रोए कि चलो ये संघर्ष हमारा अब ख़त्म हुआ है और अब हम बन गए हैं जो हमने सोचा था इतने सालों से बनने के लिए। बिल्कुल। और आपके बारे में अगर मैं कहूँ 5वां अटेम्प्ट था, आपने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि ये आखिरी बार है मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मन में आया था क्या? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं 6 अटेम्प्ट अपने पूरे करूँगा, क्योंकि परिवार वालों ने हमेशा साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी पीछे मुड़ना ही नहीं है, कभी रुकना ही नहीं है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, 6 अटेम्प्ट पूरे करो, भगवान ने जो दिया है देंगे, आगे चलते रहेंगे। देश सेवा करनी है, वो एक नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। शक्ति, वो कौन सा मोमेंट था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करना, उसके बाद UPSC के लिए आना, वो कौन सा मोमेंट था जब मन में ये बात आई कि नहीं मुझे UPSC की तैयारी करनी है? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सपना तो पापा का था, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यूपी पुलिस के साथ। तो वो सपना बहुत ही बचपन में कभी उन्होंने देखा था। बट नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह हम भी जब 11th-12th में बात आई स्ट्रीम चूज़ करने की, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने बायो की स्ट्रीम चूज़ करी। साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया स्नातक में। तो उस वक्त तक यही था कि शायद या तो रिसर्च में जाना है या तो मेडिकल फील्ड में जाना है। एंड उसी की तरह मैंने मेहनत की, गोल्ड मेडल भी मैंने हासिल किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारा 6 मंथ का डिजर्टेशन वर्क होता है, जहाँ हमें रिसर्च, प्रॉपर एक रिसर्च एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जब मैं वो काम कर रही थी एंड उस वक्त ही के टॉपर्स थे कुछ जो न्यूज़ में आए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, तो ये 2 जब इंसिडेंट साथ साथ हुए, वो एक मोमेंट था जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही क्लोजली पता चला। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड तब मुझे समझ आया कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम में जाती हूँ, डेफिनेटली वो लोग भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं। और UPSC के थ्रू जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो तब मैंने मन बनाया कि इस एग्ज़ाम को देकर तो देखेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत से। तो इस तरीके से UPSC का डिसीजन लिया गया था। बिल्कुल। शाह मर्गी, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते करते आपने भी कहीं ना कहीं UPSC के बारे में सोचा, और कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने बहुत बाद में आके नहीं, कहीं ना कहीं स्कूलिंग जब पूरी हो रही थी उसके बाद ही आपने मन बना लिया था कि मुझे UPSC परीक्षा पास करनी है। क्या सोचा था, क्या कुछ चल रहा था मन में, और कब वो ख्याल आया कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना ही जाना है? मैम एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी कि मुझे कॉलेज के 2nd ईयर में पता चला कि एग्जामिनेशन, UPSC का एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का होता क्या है, ऑल्सो सिविल सर्विस एज अ करियर पाथ क्या होता है और इसके अंदर क्या चीजें हम कर सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट। मुझे एक फ्रेंड ने इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड उसके बाद जैसे मैम ने कहा कि मैंने अपनी रिसर्च की कि सिविल सर्वेंट बनके क्या क्या किया जा सकता है। एंड कमिंग फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड कि वो एक बूम अभी चल रहा है जहाँ पे IT बहुत डेवलप कर रहा है। लेकिन जैसे स्पेसिफिकली मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ
जब अगर मैं आईटी में होती, एज अ सिविल सर्वेंट में बहुत चीज़ों में, मैं बहुत सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और बहुत लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लाने की मेरी कोशिश भी रह सकती है और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे मिल सकती है। तो जब मुझे ये समझ में आया कि ये जो डाइवर्सिटी है वो कितनी हद तक सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकती है, तब वो मेरा मोटिवेशन बना टू परस्यू सिविल सर्विसेज एज अ करियर। बिल्कुल। और आदित्य, आपके बारे में बात करें तो आपने तो शायद 4 सरकारी नौकरी छोड़ी हैं। 1 महीने पहले ही आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट का रिजल्ट आया था, वो आपने पास किया। तो आपके जर्नी में क्या कुछ चल रहा था और कब डिसाइड किया आपने कि नहीं, मुझे कॉर्पोरेट जगत भी छोड़ना है, ये सारी सरकारी नौकरी छोड़नी है, यूपीएससी जाना है? जी, तो कॉलेज के बाद मेरा प्लेसमेंट टाटा मोटर्स में हो गया था। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा था पंतनगर में, जहाँ पर हम छोटे ट्रक्स बनाते थे। तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ उतना नहीं मिल रहा था। तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यूपीएससी की। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने देखा कि ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ इंटरेक्शन किया अपने सीनियर्स के साथ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फील्ड्स में काम करने को मौका मिलेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करने को मौका मिलेगा। तब इसकी तरफ मैंने रुख किया। फिर 2 अटैम्प्ट देने के बाद जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था, तब थोड़ा सा हताश हुआ, थोड़ा नाराज़ हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी है वो जॉब छोड़ के। तो मैंने सोचा कि मुझे अब दूसरे एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बार अपनी फील्ड छोड़ देते हैं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, तो फील्ड वापस से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप एक लंबा गैप ले लेते हैं। तब मैंने सभी एग्ज़ाम जितने भी मुझे दिखे मैंने सब देने स्टार्ट किए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, हमारी रीजनिंग मैथ्स थोड़ी अच्छी होती है। और जीएस में क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब मुझे बैंकिंग की जॉब मिली, पीएनबी में पीओ की जॉब मिली, अभी जैसे आपने कहा एएसओ की जॉब मिली है मुझे फ़िलहाल। तो बट मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमेशा से सच्चा प्यार तो यही था कि एक यूपीएससी क्लियर करके और ग्रुप ए सर्विसेज में आना है और वहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा एरिया मिलेगा काम करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा उनको रोक के रखता था जॉब्स को, मैं एक्सटेंशन मांगता था किसी तरीके से कि मिल जाए। फिर वो नहीं मिल पाती थी तो मुझे छोड़नी पड़ती थी वो जॉब बिना ज्वाइन किए। बट एंड में हो गया मेरा। हो सकता था मैं शायद एएसओ इस बार ज्वाइन कर लेता, बट इट्स ऑल गुड। अब मैं खुश हूँ काफ़ी। बिल्कुल। तो सफ़र अभी और रौनक भरा है और बहुत कुछ करना है आगे। शक्ति, आप लोग की जो जर्नी रही 5 अटेम्प्ट की, जब मैं बात करूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तमाम लोग, तमाम एस्पिरेंट्स सीख सकते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई भी छात्र एस्पिरेंट ये डिसाइड करता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, हर एक के आगे ना बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ये सिलेबस है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कंटेंट इतना है इंटरनेट पे भी और बातचीत में भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आती हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? क्या वो कन्फ्यूजन आपके मन में भी था? मेरी जर्नी आई थिंक अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है। 5वां अटैम्प्ट था ये मेरा। पहले 3 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाई मैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कन्फ्यूजन की, वो मैंने फेस किया फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में। और मैं एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि यूपीएससी एक बहुत ही वास्ट एग्जाम है। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू शुड नेवर एंटर दिस फील्ड। मेरी गलती यही थी, मैंने बस सुना बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के कि क्या होता है, क्या इसमें मेहनत लगेगी कितनी, क्या करना चाहिए, क्या बेसिक्स हैं। मैं जस्ट एंटर कर गई इस फील्ड में। और ये रीज़न था कि एग्ज़ाम को फिगर आउट करने में ही कि भाई प्रीलिम स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में कैसे पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, बिकॉज आपका प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप है, मेंस आपका सब्जेक्टिव है। तो ये किस तरीके से यू नीड टू चेंज, यू नीड टू स्विच। अब ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है मेंस में, तो वो सारी चीज़ों को मैं फिगर आउट करते ही, क्योंकि तब मैं जॉब भी कर रही थी, तो पहले 2 अटैम्प्ट्स मैं नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स। तब मैंने डिसाइड किया और मुझे समझ आया कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको फुल फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया, सिलेबस बहुत ही वाइड है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और वो डाइवर्सिटी जो है दैट डिमांड्स कि भाई आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओ। तो इन सब चीज़ों को मैं समझने के लिए फिर वो था वो मेरा 3rd अटैम्प्ट, जब मैंने प्रॉपर ब्रेक लेके फुल प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल चूज़ करके मेंस और प्रीलिम्स की डिफरेंसेस को समझ के तब दिया। बट उस ईयर मैं 1 मार्क से प्रीलिम्स फेल कर गई थी। बट मैं ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना, कि जब आप तैयारी के साथ फेल होते हो ना, तब आपके पास ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है कि आप समझ पाते हो गलतियाँ कहाँ हुई। जब बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मेरी गलती हुई कहाँ। तो 3rd अटैम्प्ट में फिर मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करी, वो जो शॉर्टकमिंग्स रह गई थी, एंड दैट्स हाउ फिर मैं 4th अटैम्प्ट में आई एंड थिंग्स वेंट ऑन स्मूथली। बिल्कुल। और लास्ट अटेम्प्ट की भी बात करें तो महज 12 मार्क्स से शक्ति का सिलेक्शन होने से रह गया था। और कहीं ना कहीं आपके भाई ने भी ये बात कही थी कि शक्ति बिल्कुल भी मन छोटा मत करो, रैंक 1 तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल ये बात हुई थी और वो सच भी साबित हुई। तो भाई का क्या रिएक्शन था?
मैं अभी बताती हूँ कि लास्ट ईयर का जो टाइम था, ये अप्रैल का ही महीना था, 16 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था। और वो एक टाइम जब आप नाम सर्च कर रहे हो पीडीएफ में, वो दिखाता है नो रिजल्ट्स फाउंड, वो आई थिंक बहुत एस्पिरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। दैट वाज एक बहुत ही लो फेस होता है वो, क्योंकि जब इंटरव्यू तक आप जाते हो ना, आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, दैट मी भी ऐसा, तो वैसा हुआ। बट ये था कि जब रिजल्ट आया और मैं बिल्कुल ही हताश कि नहीं देना, अब रोकते हैं, अब यूपीएससी हो गया, अब मुझे दूसरे स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस एज पे एक रिक्वायरमेंट है अपने लिए। तो मैंने ये सोचा था, तब पापा और भाई थे साथ में, मम्मी पापा, मतलब सबका ही साथ रहा है, सिबलिंग्स का। तो भाई ने कहा था कि यू हैव वर्क 4 साल, आपने बड़ी मेहनत करी है, आपने दिया, इस बार सिर्फ 12 नंबर से रह गया है। मीन्स ये सोचना है कि भगवान ने कुछ बड़ा सोच के रखा होगा, तो भगवान ने शायद तुम्हारे लिए रैंक 1 बचा के रखी है, तो तुम बस एक क्लास ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा करने को। एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने वो चांस लिया और आई वेंट अहेड। तो हाँ, इसी तरीके से, और वो बात सच भी साबित हुई जी, है। जी। श्याम वर्गीय, अगर मैं आपकी बात करूं, थोड़ा सा जो आपके 5 अटेम्प्ट्स रहे, शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने बोला कि सेकेंड ईयर कॉलेज में आपने जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, लेकिन जब तैयारी की बात आई तो आपको लगता है क्या कि पहले ही अटेम्प्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी, या आपके मन में भी कन्फ्यूजन था कहीं ना कहीं? मैम आई थिंक यही बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहता है कि कोई इंसान 5 अटेम्प्ट तक पहुंचता है, जब पहले उसके इनिशियल अटेम्प्ट्स थोड़े से कंफ्यूजन में चले जाते हैं। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया कॉलेज के तुरंत बाद, अगस्त 2020 में मैंने कॉलेज का फाइनल एग्जामिनेशन दिया, और क्योंकि कोविड तब हिट किया था तो डेट एक्सटेंड हो गई थी प्रीलिम्स की, एंड इट वेंट ऑन इन अक्टूबर 2020। तब मैंने मेरा पहला प्रीलिम्स दे दिया विदाउट थिंकिंग कि पहला अटेम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी में। और जब अगर पहला अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुली, मतलब अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी क्लैरिटी के साथ हो और एक कंफ्यूजन में हो, उन दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे इनिशियल दोनों अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, रिसोर्सेज के रिलेटेड, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे अलग होती है उसके रिलेटेड। तो जब मैं थर्ड अटेम्प्ट में पहुंची, विच वाज इन 2022, पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। 22 में क्योंकि मैंने प्रीलिम्स पे इतना ज्यादा फोकस कर लिया था कि मुझे समझ में आया कि प्रीलिम्स में मेरी क्या शॉर्टकमिंग्स है, वो मैंने नोट डाउन की, लेकिन मेंस के लिए क्या चाहिए वो मैं उन 3 महीनों में फिगर आउट कर रही थी, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो उसकी वजह से वो समय बहुत कम होता है जहां आप फिगर आउट नहीं कर सकते, जहां आपको सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करनी है। तो वो तैयारी मैं इतनी अच्छे से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरा मेंस उस साल क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 2023 में मुझे समझ आया कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले काफी हद तक हो जानी चाहिए, तो तब 2023 में मैं मेंस क्लियर कर पाई और मैं पर्सनालिटी स्टेज तक पहुंच पाई। लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इंसान चुप हो जाता है, और स्पेशली जब आपका चौथा अटेम्प्ट हो तो सोशल सर्कल कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आप अपनी तैयारी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी तैयारी आपका इतना समय ले लेती है कि आपको सोशली कोई और चीज करने का समय मिलता नहीं है। तो आपकी जो बोलने की प्रैक्टिस है, जो इंटरेक्शन होता है आपका सोशली, वो बहुत कम हो जाता है, और इंटरव्यू में एग्जैक्टली वही चाहिए। तो वो क्योंकि कल्टीवेट नहीं हो पाया था, उसकी वजह से मेरे 4th अटेम्प्ट में मैंने 18 मार्क्स के मार्जिन से फाइनल लिस्ट मिस कर दी थी। और फिर एक एक करके हर एक स्टेज की शॉर्टकमिंग्स, हर एक नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव करके फाइनली इस साल 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो पाया। बिल्कुल। और अगर आदित्य आपकी बात करें, क्या ये कन्फ्यूजन वाली बात जो मैं कह रही हूँ, जो ज़्यादातर लोगों को होती है, स्टार्टिंग में आपके सामने भी ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसा हुआ था शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में, क्योंकि मैंने गाइडेंस भी ज़्यादा नहीं ली थी। मैंने सोचा था कि जैसे हमारे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते थे, IIT NITs के होते थे, तो मैं भी उसी तरीके से खुद से पढ़ के कर दूंगा। बट गाइडेंस की कमी की वजह से मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए, फिर थोड़ी गाइडेंस मिलने लगी। थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा एक पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा बना, जहाँ पर मेरे साथ में इंटरव्यू कुछ दे रहे थे मेरी सिटी से। बाद में उनका सिलेक्शन हो गया मेरे से पहले, तब उन्होंने मुझे गाइडेंस देना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे वो IAS हैं। फिर गाइडेंस अच्छे से मिली, कुछ चीज़ें समझ में आई, कैसे दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन को। इंटरव्यू में हेल्प मिली, तो फिर उस वजह से फिर मैं 5th अटेम्प्ट तक अपना क्लियर हो गया था। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें क्योंकि जाननी है। आपने बताया कि किस तरह का कन्फ्यूजन था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करके अगर आगे बढ़ें तो एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात आती है रूटीन को लेकर। लोग ये नहीं समझ पाते रूटीन कैसे करना है। कई बार बात आती है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, घंटों में जोड़ दिया जाता है।
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रख कर तैयारी को शुरू करना है आपके हिसाब से? अगर आर्ट्स की बात करें, मुझे नहीं लगता आर्ट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी स्टडी टाइम। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं रूटीन रखा कि इतने बजे उठना है या इतने बजे सो जाना है। मेरा ये एक चीज़ होती थी कि लाइक एक दिन में मुझे 4 चीज़ें करनी है। ठीक है। पहला है करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। सेकंड है जीएस पढ़ना है, वो मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड। थर्ड ऑप्शन ऑप्शनल का एक स्लॉट होता था जिसमें मुझे अपना ऑप्शनल करना है। और फोर्थ स्लॉट मैंने हमेशा से प्रैक्टिस कर रखा है। अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो उस वक्त मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, मेंस आ रहा है तो उस वक्त मैं उस दौरान मैं आंसर राइटिंग करती थी। तो ये 4 चीज़ें बैलेंस थी जो एक दिन में प्रॉपर होनी चाहिए थी। कभी 8 घंटे पढ़ाई हुई है, कभी 10 घंटे पढ़ाई हुई है, एग्जाम के पास तो 12 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी है। क्योंकि यूपीएससी की जो ये जर्नी है, इनिशियली आप बहुत लाइक इंथुजियास्टिक होते हो जब आप आते हो इस प्रिपरेशन में, तो उस वक्त आपके पास इतनी स्टैमिना एनर्जी भी होती है कि आप पढ़ ले जा रहे हो। अभी जब 5th अटेम्प्ट तक आप आते हो, एक तो पहली बार जो वो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों पे यू हैव टू वर्क। तो वहाँ पे धीरे धीरे टाइम इट हैज़ लाइक रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है ब्रेक्स। आई थिंक बच्चों को ये लगता है कि घंटे 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल नहीं है कि हम इतना ओवरफ्लड कर लें। सो हर 15-20 दिन पे मैं हाफ डे का ब्रेक रखती थी कि जैसे आज सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, रिमेनिंग 4-5 घंटे मैं अपने लिए फ्री रखूँगी। सो ये एक प्रॉपर बैलेंस और मिक्स्ड था एक प्लान जो मैंने फॉलो किया। बिल्कुल। श्यामर्गी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? अगर रूटीन को लेकर बात करें तो उसमें आपके लिए क्या बड़ी बातें रही, क्या इंपॉर्टेंट रहा जिस पर आपने ध्यान दिया? मैम, इनिशियल अटेम्प्ट में जैसे मैंने 8 से 10 घंटे डेडिकेट करने चाहे, नॉट बिकॉज कि 8 से 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ना ही चाहिए, पर क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा है और उस समय बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, तो जब स्क्रैच से आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उसे एनालाइज करने में कि उसका महत्व कितना है और कितना नहीं। तो शुरू में 2020 और 2021 में मेरे रूटीन में जनरली प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा रहता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेंस का मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं था कि कैसे क्या पेपर्स को आंसर राइटिंग कितनी अच्छे से, कितना टाइम देना चाहिए उसे, तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा फिगर आउट नहीं कर पाई थी। इसलिए पहले 2 अटेम्प्ट्स में मुझे 8 से 10 घंटे मैं ट्राई करती थी कि मैं कर पाऊँ। उसके बाद धीरे धीरे समय पढ़ने से आंसर राइटिंग पे शिफ्ट होने लगा और उसके बाद इंटरव्यू के समय पे वो डिस्कशंस में शिफ्ट होने लगा। तो यूपीएससी की जर्नी के साथ जो मेरा समय बीता था वो काफ़ी था, लेकिन जो एक्टिविटीज थी वो पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से, आंसर राइटिंग करने से फिर डिस्कशंस में तब्दील हो गई। और दूसरी चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जब भी हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या ऐसा बताते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ा, उसका मतलब ये नहीं होता कि 365 दिन हम 8 से 10 घंटे पढ़ पाते थे। बहुत सारे बैड डेज होते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं जब आपका बिल्कुल मन नहीं करता कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप गिव अप भी करना चाहते हैं कभी कभी, और ये सोच लेते हैं कि इतनी मेहनत क्यों, क्या ये सफलता जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिलेगी इतनी मेहनत के बाद भी। तो ऐसे बैड डेज काफी होते हैं और मेरे साथ भी वो बहुत थे, लेकिन बस मैं यही कोशिश करती थी कि वो जितना समय है उसे मैं कम कर पाऊँ, खुद को रेजुविनेट करूं, चाहे किसी दोस्तों से बात कर लूं, फैमिली के साथ कहीं बाहर चली जाऊं, अपने मेंटोर से कुछ गाइडेंस ले लूं और उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई अपनी शुरू कर पाऊं और अपने टारगेट्स जो मैंने सेट किए हैं उसे अचीव करूं। बिल्कुल। और आदित्य, आपकी रूटीन की अगर बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, कैसे आपने बांटा समय को? रूटीन मेरा यही था, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी टाटा मोटर्स में, तो मैंने ये सोचा था कि मैं जॉब छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस एक नई जॉब ले रहा हूँ, वो है पढ़ने की। तो मैं उसको उसी रूटीन की तरह रखता था कि मैं अपना 8 साढ़े 8 के आसपास लाइब्रेरी पहुँच जाना है और शाम तक जैसे हम जॉब करते हैं कि 9 to 5 वाली जॉब है, उसी तरीके से मैं भी शाम को 6-7 बजे तक लाइब्रेरी में बैठता था। बीच में एक लंच ब्रेक ले लिया, मॉर्निंग में एक थोड़ा सा टी ब्रेक ले लिया, इवनिंग टी ब्रेक ले लिया, थोड़ा बीच में दोस्तों से बात कर ली और अपना रूटीन के साथ पढ़ते रहे। तो यही मेरा रूटीन रहता था कि 8 से 9 घंटे अब दिन में निकाल लेंगे। और वही जैसा बताया शक्ति जी ने भी कि हम पढ़ते रहते, जैसे प्रीलिम्स आए तो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया, मेंस आए तो आंसर राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगे। तो यही मेरा रूटीन रहा है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कोचिंग को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग नहीं करना चाहते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उसके पीछे कारण भी बहुत से होते हैं। कोचिंग कितनी ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन से ही यूपीएससी का सपना साकार किया जा सकता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा था कि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, ऐसे किसी इंसान के साथ मैं टच में भी नहीं थी जिसने कभी प्रिपरेशन करी हो या दिया हो, तो मेरे लिए टोटली न्यू फील्ड था। तो मुझे लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है और इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था।
बात अगर मैं कहूँ कि ज़रूरी है या नहीं, तो वही अब ये डिपेंड करता है अगर आपका बैकग्राउंड है सब्जेक्ट में, तो आई थिंक सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला है, थोड़ी बहुत अगर कहीं आप फंस रहे हो, आपको कोई समझाने वाला है, तो आई थिंक इस केस में बिना कोचिंग के भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। स्पेसिफिकली कोविड के बाद अगर देखा जाए, बहुत से फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्रीली पढ़ा रहे हैं। बट फिर अब वहाँ पे एक इशू आ जाता है क्रेडिबिलिटी का, बिकॉज चैनल्स कैसे हैं, क्या जो पढ़ा रहे हैं उनके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। येट आई विल से अगर डिटर्मिनेशन है तो इवन सेल्फ स्टडी वुड हेल्प यू। बट अगर आप थोड़े से भी कन्फ्यूज हो, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप कन्फ्यूज हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेंटरशिप भी अवेल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपने क्योंकि बोला ह्यूमैनिटीज़ आपने सेलेक्ट किया, और तीनों ने ही ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट किया, जबकि तीनों ही कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ मिथ्स हैं जो आप तोड़ना चाहोगे, या कुछ बातें हैं जो सच में सही हैं? क्या ह्यूमैनिटीज़ लेकर लोग ज़्यादा आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? क्या ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहोगे इसे लेकर? मैं तो ये कहूँगी कि यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जो इतना बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते हो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम का फोटे है। ह्यूमैनिटीज़ है, इक्वली बैलेंस्ड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीसैट में इक्वली आपका रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड भी चेक हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एग्जाम को रखा गया है। मैंने जो साइंस से ह्यूमैनिटीज़ का स्विच था, वो इसीलिए इनिशियली मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। बट अगर बात करें लाइक ऑप्शनल में भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट ही लिया। इसके भी कुछ अपने कारण थे। फर्स्ट, आई थिंक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम अपना प्रिपरेशन का स्पेंड करते हो, तो ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो मैंने इनिशियली तो सोचा था कि कोई बायो स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो ऐसा कोई ऑप्शन मैं लूँगी, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। मे बी ये था कि मैंने पिछले 5-10 सालों में इतना साइंस पढ़ लिया था। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आपने उसको चेंज करा ऑप्शन